वेलकम टू प्रभावी कंपटीशन हब। आज हम अपनी अरिहंत 25,000 MCQ सीरीज़ का केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स एंड इक्विलिब्रियम चालू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। देखो, केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन है। देखो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड काइनेटिक्स। ये वर्ड काइनेटिक्स का मीनिंग क्या होता है? मूवमेंट। मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी आपने देखा होगा क्या होता है, हाफ mv²। तो जहाँ पे भी मूवमेंट की बात आ जाती है, तो जहाँ पे भी मूवमेंट की बात आ जाती है तो वहाँ वर्ड काइनेटिक यूज़ होता है। तो काइनेटिक का मतलब ही क्या होता है? मूवमेंट। नेक्स्ट, नेम द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डेट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बहुत सारी होती है, तो उसमें से वो ब्रांच बतानी है जिसमें हम स्टडी क्या करते हैं, और रिएक्शन जो होती है ना उसका रेट फैक्टर, उसको रिएक्शन हो रही है उसमें किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। इन सब की स्टडीज़ को हम क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। और यही हमारा चैप्टर है। बेसिकली क्या होता है, केमिकल रिएक्शन से ए और बी एलिमेंट्स मिलते हैं तो ये कंपाउंड बनाते हैं। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब कितनी फास्ट हुई ये ए और बी, और ये फास्ट उस किस पे डिपेंड कर रही है, क्या फैक्टर्स होंगे, इन सब की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। नेक्स्ट, फ्रॉम विच लैंग्वेज डज द वर्ड काइनेटिक्स हैज़ बीन डिराइव। देखो, ये काइनेटिक वर्ड्स कहाँ से लिया गया है। तो ये वर्ड काइनेटिक्स हमको पता है कि आधे से ज़्यादा वर्ड्स केमिस्ट्री में ग्रीक्स वगैरह से मिलेंगे। तो ये वर्ड काइनेटिक्स भी ग्रीक्स से लिया गया, ग्रीक से लिया गया। नेम द रिएक्शन डेट आर एक्सट्रीमली स्लो माइट टेक मंथ्स और ईयर टू शो मेजरेबल चेंजेस। देखो, वो रिएक्शन जो बहुत स्लो होती है, एक्सट्रीमली स्लो, जिसको मतलब सालों या ईयर या महीने और सालों लग जाते कंप्लीट होने में, उसको हम क्या बोलते हैं? स्लो रिएक्शन। Similarly, which reaction occurs instantaneously as soon as the reactant are brought together। देखो, मतलब क्या हुआ कि ये ना बहुत जल्दी होने वाली, इंस्टेंटेनियस, मतलब कि मैंने ए और बी को मिला, फटाक से होने वाली ए बी प्रोडक्ट बनाने वाली। इस फास्ट रिएक्शन को जो इंस्टेंटेनियस हो जाती है प्रोडक्ट रिएक्टेंट मिलने पे ही, प्रोडक्ट मिलने पे ही, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फास्ट रिएक्शन। अभी एग्जांपल क्या होता है स्लो रिएक्शन का? आपने देखा होगा जंग लगना, रस्टिंग। चलो यहाँ पे है इसे एग्जांपल। देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जांपल विच टाइप ऑफ रिएक्शन। जो रस्ट होता है ना आयरन में, जंग लगना। तो आपने देखा होगा जंग ऐसा तो नहीं है कि आपने आयरन को घर के बाहर रख दिया, पानी वानी गिर रहा तो अगले ही दिन जंग लग गया। उसको सालों साल महीनों महीने लग जाते जंग लगने में। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? बेसिकली स्लो रिएक्शन है। एट वॉट, अभी हमने क्या पढ़ा? स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं कि मॉडरेट रिएक्शन क्या होती है। एट वॉट स्पीड डज द रिएक्शन लाइक इन्वर्जन ऑफ कैन हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्स टेक प्लेस। तो देखो, अभी हमने क्या पढ़ा था कि फास्ट रिएक्शन होती है, स्लो रिएक्शन होती है। फास्ट रिएक्शन लाइक आपने मेटल को मिला दिया सल्फ्यूरिक एसिड से, तो फटाक रिएक्ट करके हाइड्रोजन दे देगा, तो ये फास्ट रिएक्शन एग्जाम। स्लो रिएक्शन ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में, मतलब स्लो और फास्ट, इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होती है मॉडरेट टाइम लगती है, उसको हम बोलते हैं मॉडरेट स्पीड या मॉडरेट रिएक्शन। अब मॉडरेट स्पीड के रिएक्शन का एग्जांपल क्या है? तो देखो, इन्वर्जन ऑफ कैन और हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्स, ये दो क्या एग्जांपल है मॉडरेट रिएक्शन के। मॉडरेट स्पीड से होती है क्योंकि ये, अब देखो, जो रिएक्शन होती है उससे कुछ टर्म्स यहाँ पर रिलेटेड टर्म्स दे रखी है, उनकी डेफिनेशन दे रखी है। तो देखो, फर्स्ट क्या है? विच टर्म एक्सप्रेसेस द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन टू एटम्स इन अ गैसियस स्टेट। तो देखो, उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। मतलब क्या हुआ कि देखो, विच टर्म एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन टू एटम इन अ गैसियस स्टेट। मतलब अगर सपोज कि ये एटम है, ये एटम बी है, ये एटम ए है, एटम बी है, इन दोनों के बीच में जो ब्रेक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड क्या करने के लिए, इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, उसको ही हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ बॉन्ड एनर्जी। देखो, बॉन्ड एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी? केजी डैश में मोल, या फिर हम इसको लिख सकते के जी मोल इनवर्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल व्हेन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज लार्ज। मतलब क्या हुआ देखो, कि अगर नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होगा जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज लार्ज। मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर सपोज कि ये बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लार्ज है, मतलब क्या हुआ कि इसको हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। जब इसके बॉन्ड का डिसोसिएशन क्या होता है? बॉन्ड का टूटना। तो बॉन्ड अगर ये टूट नहीं रहा है, मतलब क्या हुआ कि नेचर क्या हुआ इसका? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जब भी नहीं टूट रहा है तो नेचर क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ प्रोसेस इज ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। जो जब ब्रेक होता है बॉन्ड, सपोज कि ये बॉन्ड है, अगर ये ब्रेक होगा
तो ये इसमें से ये किस टाइप की प्रोसेस है, तो ये क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। मतलब क्या हुआ इसका, ये ना बॉन्ड ब्रेक जब होता है तो एनर्जी को गेन करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब होता है कि एनर्जी गेन करना, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो हमने क्या पढ़ा कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड में क्या होता है, एनर्जी जो है लगती है, मतलब क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सिमिलरली जो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होगा, कि बॉन्ड फॉर्म होगा, जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो क्या होगा, इसमें एक्सोथर्मिक, मतलब एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो बॉन्ड ब्रेक होना मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बॉन्ड बनना मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट, विच द क्वांटिटी ऑफ हीट इवोल्व और एब्जॉर्ब इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड हेट ऑफ रिएक्शन। देखो, द क्वांटिटी मतलब जो भी हीट की क्वांटिटी या तो इवोल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी इन रिएक्शन। एक रिएक्शन हो रही है, सपोज कि ए या बी और सी प्रोडक्ट बना, तो इसमें जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट, वॉट हैपन्स इन द एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन में अभी पढ़ा हमने क्या होता है कि हीट जो होती है एब्जॉर्ब होती है। नेक्स्ट, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें उल्टा हो जाएगा एंडोथर्मिक का, मतलब क्या हुआ, इसमें हीट रिलीज होगी, इसमें एब्जॉर्ब हो रही थी। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। जो हम सांस लेते हैं, मतलब हवा, ये हमारा माउथ है और ये हमारे लंग्स है। तो ये हमारा माउथ है, ये हमारी, ये लंग्स है। हम जब एयर लेते हैं, तो जब एयर लेते हैं तो ये क्या होता है, एक्सपांड होता है, और जब एयर रिलीज़ करते हैं तो मतलब लंग्स, मतलब एयर बाहर निकालते हो तो ये क्या होता है, सिंक हो जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, हीट क्या होती है, रिलीज़ होती है। तो ये रेस्पिरेशन किस तरह की प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपने पढ़ा होगा ना, जब वो रेस्पिरेशन का फॉर्मूला C2+H2O, फिर ग्लूकोज बनता है, हीट रिलीज़ होती है। तो बेसिकली हीट रिलीज़ होना मतलब क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, रेस्पिरेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इनटू कंपोस्ट। मतलब क्या हुआ, देखो सिंपल सी बात है कि अगर मैं नेचुरल गैस को जलाऊंगा तो इसमें से हीट रिलीज होगी, तो ये तो ऑब्वियस सी बात एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन का हमने अभी देखा कि हाँ भाई, ऑक्सीजन और वाटर मिलके ग्लूकोज बना रहा है, हीट रिलीज कर रहा है, तो वो भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसी तरह जो वेजिटेबल होता है, आपने देखा हो ना, ये वेजिटेबल है, ये जब सड़ जाती है तो इसमें से क्या होती है, हीट रिलीज होती है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप गोबर गैस वगैरह जब बनाते हो तो उसमें आप कंपोस्टिंग, मतलब बहुत सारा वेजिटेबल सड़ा हुआ डाल देते हैं तो खाद बन जाती है। तो उससे क्या होता है, एनर्जी एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। तो ये क्या है, तीनों क्या है, किसके एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। नेक्स्ट, which term is defined as the energy released or absorbed for the formation of 1 mole of compound from its constituent element। अभी क्या देखा था हमने, हीट ऑफ रिएक्शन। सिमिलरली हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, देखो एनर्जी रिलीज होना या फिर एब्जॉर्ब होना, जब 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म होता है, मतलब एक 1 मोल ऑफ कंपाउंड के फॉर्मेशन में जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब ये फॉर्मेशन यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग की बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट, हाउ मच हीट ऑफ अ फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन। मतलब क्या हुआ इसका, हाउ मच हीट ऑफ फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन। हमको पता है मीथेन कैसे बनता है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है मीथेन, CH4 बनता है। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि इसमें जो हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी रिक्वायर होती है इन दोनों को मिलने से मीथेन बनाने में, तो कितनी होती है, ये फैक्चुअल डाटा है, 74.81 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट, नेम द हीट एनर्जी डेट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। देखो हीट का रिलीज होना जब कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मतलब सपोज कि ये 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मैंने 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लिया, तो इसका जब मैं हीट एनर्जी का रिलीज़ होना, क्या इसको मैं अगर कंबशन करूँ, मतलब इसको जलाऊँ, और किस में, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, आसपास ऑक्सीजन की भरपूर है, तो जो हीट जब रिलीज़ होगी उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन। आपने देखा ना, वैसे नेचुरल गैस, ये कोयला वोयला जला रहे हैं हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उसमें से जो हीट और निकल रही है उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, विच क्वांटिटी इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। क्या होता है ये रेट ऑफ रिएक्शन।
देखो अब क्या होता है कि सपोज कि ये ए प्रोडक्ट है, ए है, ये बी है, एलिमेंट ए बी मिलके ए बी बनाते हैं। तो देखो इसका भी कुछ कंसंट्रेशन होगा इनिशियल, इसका भी कुछ कंसंट्रेशन होगा। अब ये प्रोडक्ट बना तो इसमें हो सकता है ए का कंसंट्रेशन बड़ा हो, बी का घटा हो, या फिर बी का बड़ा हो, ए का घटा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जब चेंज इन कंसंट्रेशन होता है ए से, सपोज कीजिए डेल ए हो गया, ये इसका कंसंट्रेशन इतना चेंज हो गया, तो इस कंसंट्रेशन को चेंज को ही पढ़ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, उसको ही हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट, हाउ डज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ रिएक्टेंट चेंजेस टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब क्या हुआ, देखो हाउ डज द रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, ये दोनों रिएक्ट कर रहे तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और ये जो बन रहा है ये क्या है, प्रोडक्ट, ये उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये बोल रहा है कि जो रेट ऑफ कंसंट्रेशन इनका क्या होगा जब प्रोडक्ट बनने पे, तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। इनका कंसंट्रेशन क्या होगा जब प्रोडक्ट बन जाएगा, तो डिक्रीज होगा। Similarly, to express the rate of reaction, how does the concentration of product changes। अब देखो हमने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, अगर इनका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो वैसी बात है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, फिर अब व्हाट इज, देखो फिर ये अपना व्हाट इज़ द रेट ऑफ यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट कैसे मेजर करते हैं। देखो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट कितनी दे रखी है, कंसंट्रेशन या फिर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। देखो ये कैसा आया, देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अभी कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन मतलब कि कितना कंसंट्रेशन है उसका, मतलब उसमें कितना मोल्स ऑफ सोल्यूट बोल सकते हैं पर लीटर में, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर। तो ये हो गया कंसंट्रेशन का। अब इस कंसंट्रेशन को मैं डिवाइड करूँ टाइम से, तो ये क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो मोल का क्या आ गया, मोल ऊपर है मोल, लीटर का एल ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स, और सेकंड का सेकंड इनवर्स, तो यूनिट क्या आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट क्या आ गया, व्हाट इज़ यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। देखो कंसंट्रेशन की यूनिट कितनी होती है, अभी हमने पढ़ा कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, मोल की मोल, लीटर के एल इनवर्स। नेक्स्ट, फॉर गैसियस रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस इज एक्सप्रेस इन विच टर्म। मतलब क्या हुआ कि हम गैसियस रिएक्शन की बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस किस में मेजर की जाती है, पार्शियल प्रेशर में, पार्शियल प्रेशर में। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर गैसियस रिएक्शन। देखो रेट ऑफ रिएक्शन गैसियस रिएक्शन की कैसे मेजर करते हैं, यहाँ पे लिक्विड की मेजर करती है, सिमिलरली गैस की कैसे करेंगे, एटमोस्फेरिक पर सेकेंड इनवर्स, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या अपन ने देखा ना पार्शियल से मेजर होती है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज़ होगा फिर। नेक्स्ट, देखो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है मतलब ए और बी मिलकर जो रिएक्ट होकर ए बी बना रहा है, तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन हो रही है उसमें कौन कौन से फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या, हाउ डज द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस व्हेन देयर इज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या होगा, इंक्रीज, मतलब क्या हुआ इसका, ये इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और ये क्या बना रहे हैं मिलके, प्रोडक्ट। तो अगर मैं इनका कंसंट्रेशन बढ़ा दूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। मतलब क्या हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, अगर ये बढ़ा है तो ये भी बढ़ेगा। नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज व्हेन देयर विल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कोलिजन। देखो अगर नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाए तो विच प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज, कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी, कंसंट्रेशन। ऑब्वियस सी बात है ना, सपोज कीजिए कि ये एक सपोज कीजिए एक सपोज़ कीजिए एक गैस डब्बा है, इसमें आपने गैस भर रखी है। अगर आपने सपोज़ कीजिए इसमें गैस गैस है, इसमें बहुत कम पार्टिकल है तो इसमें कोलिजन भी कम होगा। अब मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ा दिया तो कोलिजन क्या होगा, कोलिजन भी बढ़ गया। अब देखो कोलिजन बढ़ गया मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कंसंट्रेशन भी आपको दिख रहा है कि कंसंट्रेशन भी बढ़ गया। नेक्स्ट, क्योंकि देखो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए ना पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में। नेक्स्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस इंक्रीजेस व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ, देखो रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस इंक्रीजेस व्हेन देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा ना, अगर टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। हमने पढ़ा कि कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, what reaction can be seen between temperature and rate of reaction।
देखो टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या वो है, रिलेशन है, क्या है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाया तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगी। मतलब क्या, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। नेक्स्ट, वाई द चेंजेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज हाई टेम्परेचर। देखो वाई द चेंजेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, मतलब क्यों होता है हाई टेम्परेचर पे, बिकॉज हाई काइनेटिक एनर्जी एंड हाई वेलोसिटी। मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल है, पहले तो नॉर्मल टेम्परेचर था तो ये अपने स्पीड में एक दूसरे से टकरा रहे थे। अब मैंने इसको हीट कर दिया तो क्या होगा, ये पार्टिकल रेंडमली फास्ट मूव करेंगे, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ना मतलब वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो आपस में टकराना ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उससे क्या होगा, चेंजेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन अ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू पाउडर्ड फॉर्म देन हाउ इट सरफेस एरिया इज चेंज। क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब क्या, सपोज कीजिए पहले एक सॉलिड था तो इसका सरफेस एरिया कितना था, इतना ही था, सिर्फ ये दिख रहा है इसको सरफेस एरिया, मतलब बाहरी एरिया कितना एरिया दिख रहा है। अब इसको मैं पाउडर्ड फॉर्म में ब्रेक कर देता हूँ तो ये कैसा हो जाएगा, सपोज कि ये हो गया पाउडर्ड फॉर्म। तो देख रहे हैं अपन इसका सरफेस एरिया, देखो इतना बढ़ गया। तो सरफेस एरिया सॉलिड का ब्रेक करने पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट, why reaction of zinc dust with sulfuric acid takes place rapidly then reaction of zinc please with sulfuric acid। क्यों, ड्यू टू द लार्ज सरफेस एरिया। मतलब क्या बोल रहा है कि वाई दिस द रिएक्शन ऑफ डस्ट जिंक डस्ट जो रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड से, वो रेपिड क्यों होता है डायरेक्ट जिंक को रिएक्ट करने से। मतलब सपोज कीजिए अगर सॉलिड जिंक को मैं H2SO4 से रिएक्ट करूँ तो ये इतना फास्ट नहीं होगा जितना मैं ये जिंक की जगह जिंक का पाउडर ले लूँ। क्यों, क्योंकि मैंने जिंक सॉलिड की जगह इसका पाउडर ले लिया तो क्या होगा, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। तो ये बहुत सरफेस एरिया मिल गया H2SO4 रिएक्ट करने के लिए, इसलिए क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा, रेपिड हो जाएगा। हाउ डज़ द प्रेजेंस ऑफ लाइट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो अभी हमने पढ़ा कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है अगर लाइट ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। आपने वो देखा होगा फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन C6H12O6, अगर ग्लूकोज मिलता है ऑक्सीजन से तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बता रहा, तो ये किसके प्रेजेंस में होता है, लाइट के प्रेजेंस में। तो ये इसलिए फास्ट होता है। अगर मैं लाइट नहीं हूँ तो रिएक्शन होगी क्या, नहीं होगी। लाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या बोल रहा है, प्रेजेंस ऑफ लाइट से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। rate of reaction increases। next, how does the presence of light affect the rate of reaction, ये पढ़ लिया। फिर which substance lower the activation energy to increase the rate of reaction। देखो एक्टिवेशन एनर्जी कौन कम करता है, विच सब्सटेंस लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को फास्ट करना। तो ये फास्ट कब करेगा, जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। अगर वो कैटलिस्ट एक्टिवेशन को एनर्जी को कम करेगा तो उससे क्या होगा, रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगा। तो कैटलिस्ट का काम क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी कम करने से इंक्रीज क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। एक्टिवेशन एनर्जी हमने पढ़ा था जब टू बॉन्ड कंबाइंड तो एनर्जी रिलीज। activation energy is the minimum amount of energy required to combine the bond। next, why the presence of catalyst increase the rate of reaction। टोटल अभी ये पढ़ लिया ना, तो ये सेम ही पॉइंट है, क्योंकि लोअर हो जाती है एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट, विच कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ सम एक्स्ट्रा बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होगा, देखो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, स्टेट ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब क्या हुआ, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब कुछ नहीं है, जो अब हम पता है कि रिएक्टेड कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, रिएक्टेड कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इन दोनों के बीच के बनने से पहले जो बीच में अनस्टेबल होता है ना, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या, अनस्टेबल, मतलब सपोज कि ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट बनने ही वाले हैं, तो उसके बीच में जो बीच में जो वैल्यू है और वी कैन से चीज़ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। नाउ व्हाट इज द रीज़न ऑफ अनस्टेबिलिटी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है जो ये अनस्टेबल क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी, और वी कैन से एनर्जी एट रेस्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी रेस्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, इसके कारण ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। नेक्स्ट, नेम द एडिशनल एनर्जी डेट रिएक्टिंग मॉलिक्यूल मस्ट एक्वायर टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेशन एनर्जी अभी हमने डिफिनेशन पढ़ा था ऊपर, जो क्या कि एडिशनल एनर्जी डेट रिएक्टिंग मॉलिक्यूल मस्ट एक्वायर टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या होगा, सपोज कि ये ए है, ये बी है,
तो एडिशनल एनर्जीज को कितनी रिक्वायर्ड हो कि ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाए। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का, तो उसी को एडिशनल एनर्जी को ही हम क्या बोल देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमने पढ़ लिया कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है और ये अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ रिएक्शन व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज लेस। देखो अगर एक्टिवेशन एनर्जी लेस होगी तो स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। मतलब क्या हुआ इसका, देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या पड़ी थी कि हमने एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, वो एक्टिवेटेड एनर्जी थी। अब ये बोल रहा है कि अगर स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगी व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज लेस। देखो एक्टिवेशन एनर्जी लेस होगी मतलब क्या हुआ कि एडिशनल एनर्जी लेस होगी, उससे क्या होगा, जो बीच का प्रोडक्ट है वो ना बनते वो डायरेक्ट बन जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डायरेक्ट रिएक्टेंट से डायरेक्ट मतलब बहुत जल्दी प्रोडक्ट बन रहा है, क्योंकि जैसे जैसे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रहा है तो फास्ट होगी। अगर सपोज कीजिए एक्टिवेशन एनर्जी वो होती मोर होती तो क्या होता, फिर रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे स्लो हो जाती। तो इसी तरीके से ये हमारा चैप्टर जो है ख़त्म होता है, केमिकल काइनेटिक्स एंड इक्विलिब्रियम। छोटा चैप्टर था, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है ये पढ़ लिया हमने, इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसमें छोटे मोटे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। फिर देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कब इंक्रीज़ होती है कब डिक्रीज़ होती है। फिर फैक्टर इन्फ्लुएंस, कौन कौन से फैक्टर जो इन कैटलिस्ट वगैरह, टेम्परेचर का क्या, लाइट का क्या फ़र्क पड़ता है इन सबका। हीट एनर्जी क्या होती है, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। ये इस तरीके से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इफ़ यू लाइक अवर वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।